हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट का कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो फिर उसके लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह की अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर सकें, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकें, बढ़िया तरह से उनको क्रैक कर सकें, अच्छे पदों पर पहुंचें, देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान दे सकें और अपना एक अच्छा करियर बनाकर समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पा सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर, इसी को दिल में रखकर मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है और इसी बात के साथ में हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट जो हमारा सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि हम जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे। जनरल स्टडीज का पोर्शन अब वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कितना महत्व रखता है ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी और इस जनरल स्टडीज के पोर्शन में भी सबसे पहला जो टॉपिक या सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे उसका नाम रहेगा इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही क्यों शुरू करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी थी और उसमें फिर हम लोगों ने इस नोट के साथ खत्म किया था कि जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है शुरू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और यहां से अब हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सफर शुरू होता है, जिसमें हम लोग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है सबका जो है सिलेबस वगैरह कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का जो आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, आपका जो इतिहास रहा है, भारत का संविधान अगर आज जैसा बना है वैसा ही क्यों बना है, उसी तरह से क्यों बनाया गया, इस तरीके के सवालों के जवाब हमको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और हमारे सफर की जो शुरुआत होगी यहां से होगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ हियर वी बिगिन। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल स्टडीज, सब टॉपिक इंडियन पॉलिटी। चलें शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत जो है वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वहां से फिर जो है अंग्रेज फिर हिंदुस्तान आने की शुरुआत करते हैं, हिंदुस्तान आने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1609 तक उनको सफलता मिलती है। अल्टीमेटली 1613 में अंग्रेज जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और एक व्यापारी समूह के रूप में हिंदुस्तान में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करते हैं। तो 1600s के बाद से जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आना शुरू होते हैं और किस फॉर्म में आए थे? एक कंपनी के फॉर्म में वो हिंदुस्तान में आना शुरू करते हैं जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसकी एक खासियत थी, इसकी खासियत ये थी कि इसको एक चार्टर दिया गया था इंग्लैंड की क्वीन या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन के द्वारा, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में एक्सक्लूसिव राइट दिया था टू ट्रेड विथ इंडिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मतलब यह है कि सन 1600 में कुछ लड़कों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये लोग गए इंग्लैंड की राजा रानी के पास में और इंग्लैंड की रानी ने एक चार्टर का मतलब होता है राज आज्ञा या फिर एक राजपत्र जारी कर दिया, जिसमें यह लिखा था कि इंग्लैंड देश से भारत के साथ में अगर कोई व्यापार कर सकता है या किसी के पास में अगर व्यापार करने का अधिकार या राइट है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा इंग्लैंड से कोई और समूह, कोई और व्यक्ति, कोई और लड़का जो है हिंदुस्तान जाकर व्यापार नहीं कर सकता। अगर आप इंडिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इंग्लैंड से अगर कोई एक संस्था इंडिया के साथ व्यापार कर सकती है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी बातें या ये जो आपका स्पेशल राइट या प्रिविलेज था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर की मदद से मिला था, जो किसने जारी किया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने। उसके बाद फिर इन्होंने हिंदुस्तान आने की कोशिशें शुरू करी और उसके बाद अल्टीमेटली 1613 तक इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाकर काम वगैरह शुरू कर दिया। अब 1613 से लेकर 1765 तक का जो वक्त है, लगभग 100-125 साल से ऊपर का वक्त है, इस पूरे टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी समूह के रूप में काम करती रही। ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान आ गए, व्यापारियों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1613 में पहली फैक्ट्री लगाई, 1613 से 1713 और 1713 से लेकर 1765 तक का जो टाइम पीरियड है, ये लोग एक व्यापारी समूह के रूप में काम करते रहे। मगर साथ ही साथ इन लोगों ने यहां पर यह भी देखा कि हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति कैसी है। मुगलों का अंपायर जो है वो धीरे धीरे आपका किस तरीके से डिस्लाइन की तरफ गया है औरंगजेब वगैरह के वक्त के बाद में, और मराठास का राइज किस तरीके से हुआ है, आपके जो अफगान के हमले हो रहे थे वो किस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट से हमले हो रहे थे, नादिर शाह का इन्वेजन जो है वो भी इन लोगों ने देखा था। तो सारी की सारी चीजें जो है
अंग्रेज वगैरह देख रहे थे। नीचे आपका दक्कन की बात की जाए तो निजाम किस तरीके से जो है राइज हो गया था, बंगाल में जो है आपके नवाब ने अपने आप को कैसे जो है एक अपने आप में एक सोवरेन रूलर के तौर पर आपका स्थापित कर लिया था। लखनऊ वगैरह का या फिर जो अवध का इलाका है वहां पे नवाब जो था उन्होंने किस तरीके से जो अपने आप को स्थापित कर लिया था, और उनको दिख रहा था हिंदुस्तान का राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का चल रहा है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने इधर उधर कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना भी शुरू किया। वक्त के साथ में इनका व्यापार जिस तरह से बढ़ा, इन्होंने अपनी खुद की फौजें भी बनाना शुरू करी, सारी चीजें हो रही थी। कहीं ना कहीं एक पावर के रूप में जो है धीरे 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 इनका एक उत्थान होना हमको शुरू होता हुआ दिखता है। मगर फिर भी 1765 तक अगर आप देखोगे, लगभग 100 साल से ऊपर के वक्त तक जब आप देखोगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मोर और लेस एक चीज के ऊपर फोकस थी और वो था व्यापार। वो मोर और लेस अभी भी सिर्फ एक ही चीज कर रही थी, वो था व्यापार। मगर 1765 में ये कहानी बदल जाती है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स मिलते हैं बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि अगर मुझे किसी क्षेत्र के या किसी एरिया के दीवानी के राइट मिल गए तो इसका मतलब होता है दो चीजें। पहली चीज तो यह कि उस इलाके में जितना भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होना है, जितना भी आपका कर या फिर आपका जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होना है, वो सब कलेक्ट करने का राइट मेरे पास में आ जाता है। दूसरी बात यह कि यहां पर आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी, और अगर आपको सिविल जस्टिस वगैरह देना है, आपका जो भी जमीन वगैरह के राइट्स और ओनरशिप की बात है, फौजदारी से जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी अगर मुझे किसी जगह के दीवानी के राइट मिल जाते हैं। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अभी तक व्यापार के अलावा कुछ नहीं कर रही थी, मैं ये ऑब्वियस सी बात है कि व्यापार के अलावा इधर उधर जो है अपना हरकतें कर रहे थे, कभी किसी का सपोर्ट कर दिया, कहीं पे जाके कोई षड्यंत्र कर दिया, वो सब करके वो मजबूत हो रहे थे। मगर फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 तक एक व्यापारी कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं थी। 1765 में कहानी बदलती है और 1765 में इनको मिल जाते हैं आपके दीवानी के राइट्स। दीवानी के राइट्स का मतलब क्या है? आपके राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि आप एक तो उस जगह पे जिस जगह के आपको राइट्स मिले हैं वहां पे आप सारा का सारा कर वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, और सिविल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और इस तरीके की चीजें करना आपकी जिम्मेदारी जो है हो जाती है। कहां के रेवेन्यू के इनके ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां दीवानी के राइट मिले थे? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा, तीन राज्य जो है आज की तारीख में हमारे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके आपके दीवानी के राइट्स इनको मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इनको ये दीवानी के राइट्स क्यों मिले, कैसे मिले और किसने दिए? तो इसके लिए हमको 1765 से थोड़ा सा पहले, एक साल पहले जाना पड़ता है, 1764 में। 1764 में एक जंग हुई थी या फिर एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोगों की कंबाइंड आर्मीज को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने पटक दिया था। उस बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन लड़ा था? एक तो आपके मुगल अंपायर, जो थोड़ा बहुत आपका मुगल अंपायर टूटने के बाद जो भी बचा हुआ था, मुगल अंपायर की फौजें लड़ी थी। दूसरा आपके जो अवध या फिर लखनऊ के नवाब थे उनकी फौजें लड़ी थी, और तीसरा बंगाल का जो नवाब हुआ करता था उसकी फौजें लड़ी थी। तीनों ने अपनी आर्मीज को कंबाइन किया था और ये लोग बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों के खिलाफ भिड़े थे। तीनों की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने हरा दिया, और इसके बाद में फिर इनके बीच में जो भी ट्रीटीज वगैरह हुई थी और उन ट्रीटीज वगैरह के नतीजे में आपका जो मुगल एम्परर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसकी दीवानी के राइट्स दे दिए, यानी कि बोल दिया कि अब जाओ यहां पे रेवेन्यू तुम कलेक्ट करो, सिविल जस्टिस वगैरह जो है तुम मैनेज करो, कोई दखलंदाजी तुम्हारे उसमें नहीं करेगा। तो यहां से 1765 से ये दीवानी के राइट्स मिलने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर एक टेरिटोरियल पावर के रूप में शुरू होता है। टेरिटोरियल पावर का मतलब क्या? एक ऐसी ताकत जिसका किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कब्जा हो, जिसका किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल हो। यहां से एक टेरिटोरियल पावर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सफर की शुरुआत करती है। इसका यह मतलब नहीं था कि इसके पहले इनका टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं था। 1757 में भी इन्होंने पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल के काफी बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया था। मगर अब जो इनको दीवानी के राइट्स दिए गए थे, मुगल एम्परर के द्वारा दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं इनको एक लेजिटिमेसी जो है वो मिल गई थी कि अब जो है ये कहीं ना कहीं एक आपके जायज रूलर जो है कानूनी तौर पर जो है ये सारी चीजें एक्सरसाइज कर सकते थे। तो यहां से हमारे कौन कौन से सवाल तैयार होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि चार्टर का एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने आपका जो है दिया था? तो ये याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है इनको चार्टर का राइट दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स कब मिले थे? जवाब है 1765 में मिले थे। तीसरा सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स किन राज्यों के ऊपर मिले थे?
ये बनता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और चौथा सवाल कि दीवानी के राइट्स का मतलब क्या होता है, तो वो होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। और एक चीज और, दीवानी के राइट मिले क्यों थे, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की कंबाइंड फौजों को पटक दिया था। इतने क्वेश्चंस वगैरह जो है यहां से तैयार होते हैं। और एक सवाल इसी को घुमा के पूछ सकते हैं कि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टेरिटोरियल पावर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कब करती है, जवाब है 1765 में। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 1765 में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने एक टेरिटोरियल पावर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। 1765 से लेके 1857 तक जो है ये आपका राज इन्होंने यहां पर किया है। और इस टाइम पीरियड में धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब लगभग डिफॉल्ट पूरे के पूरे डिफैक्टो आप कह सकते हो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को या पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जीत लिया। अब इस बीच में ये लोग दो चीजें कर रहे हैं, एक तो जिन इलाकों को जीतते चले जा रहे हैं उनके ऊपर राज कर रहे हैं, वहां पर आपका शोषण और बाकी सारी चीजें जो भी हो रही हैं वो हो रही हैं और हिंदुस्तान को जीतते चले जा रहे हैं एक तो, और दूसरा आपका जिन इलाकों को जीत लिया वहां पर अपने शासन और प्रशासन की व्यवस्था को जो है वो लोग डालते चले जा रहे हैं। अब ये सारी व्यवस्था लगभग 100 साल के आसपास चली है, थोड़ा सा कम 100 साल से 1765 से 1857 तक जो है ये व्यवस्था चली। 1857 में हो गई क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ, 1857 में हो गया एक जबरदस्त रिवोल्ट, और जिसके चलते नॉर्थ इंडिया से लिटरली आपका जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंपायर था, या इसको हम लोग कई बार कंपनी राज बोलते हैं, वो लिटरली साफ हो गया था। कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए जैसे आपका ताश के पत्ते ढह जाते हैं उस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पूरा का पूरा आपका जो राज है ढह गया। नॉर्थ इंडिया के यूपी और बाकी सारे इलाकों की अगर बात कर ली जाए वहां से 1857 की क्रांति ये बात। हालांकि फिर इन्होंने काउंटर अटैक किया और जैसे तैसे उसको पूरा दबाया और सारा जो आपका इलाका जो इनके हाथ से निकला था उसको एक तरीके से फिर से जो है रिकॉन्कर किया। और ये सब कुछ करने में जो है लगभग इनको 1 साल लग गया। इस बीच में ये रिवोल्ट की खबर जो है आपका इंग्लैंड भी पहुंची, वहां पर भी रिएक्शन वगैरह हुआ। फाइनली 1858 में सिपाही म्यूटिनी क्योंकि हो गई थी, उसके चलते अंग्रेज सरकार ने अब ये डिसाइड किया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, अब हम लोग हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्ट रूल करेंगे। अब हिंदुस्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करेगी, अब हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्ट आपकी जो हर मैजेस्टी है या फिर जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है या किंग ऑफ इंग्लैंड है, डायरेक्ट उनका राज आएगा। दूसरे शब्दों में क्राउन अब डायरेक्टली रूल करेगा। तो यहां से जो है आपका जो ब्रिटिश क्राउन है, अंग्रेज जो हुकूमत है, अंग्रेज राजा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, अंग्रेज जो आपका शासन इंग्लैंड से चल रहा है, उन्होंने डायरेक्टली हिंदुस्तान को रूल करने की, इंडिया को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा ली। अब ये 1858 में जो हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत का, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1857-58 में खत्म हो गया। उसके बाद में अंग्रेज हुकूमत ने जो 1858 से रूल अपने हाथ में लिया है, ये चला था 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो है फिर ये रूल चला था और इसके बाद में हमको आजादी मिल गई। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों का जो राज रहा है, हमारे देश में जो अंग्रेजों की हुकूमत रही है, इसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कंपनी रूल, जिसको 1773 से 1858 लिखा गया है। अब आप बोलोगे कि रेवेन्यू का राइट तो इनको 1765 में मिल गया था, फिर हम लोग 1773 क्यों लिख रहे हैं? उसकी एक वजह है, 1773 में पहला कानून पास किया गया था जिसकी मदद से ये लोग यहां पे अपना गवर्नेंस वगैरह जो है उसको स्थापित करने की कोशिश किए थे, इसलिए 1773 से 1858 लिखा जाता है। मगर राज की शुरुआत अब 1765 और कई लोग 1757 से भी मानते हैं। तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि पहला कानून कब पास किया गया था, वहां से हम लोग मानकर चलते हैं। पॉइंट यह है, आप इसको इस तरह से समझें कि अंग्रेजों का रूल हिंदुस्तान में 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका कंपनी रूल, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला था 1757 से 1858 मान लो, 1765 से 1858 मान लो, या 1773 जब पहला कानून इन्होंने पास किया था रूल वगैरह करने या गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लैंड से जो पास होकर आया था, वहां से अब 1858 मान लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मगर पॉइंट इज कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का रूल जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसमें पहला हिस्सा कौन सा आता है? द कंपनी रूल। और उसके बाद में दूसरा हिस्सा कौन सा आता है? द क्राउन रूल। और इसमें लेके कोई संशय नहीं है कि 1858 से लेके ये 1947 तक चला था। तो ये अपने को जो है एक बेसिक हिस्ट्री है जो पता होना चाहिए कि अंग्रेज कैसे आए, शासन कैसे स्थापित हुआ और वो शासन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। चले तो अब 1947 तक जो है क्राउन रूल, जिसमें इंग्लैंड जो था या आपका जो ब्रिटिश क्राउन था वो डायरेक्टली हिंदुस्तान पे रूल कर रहा था, वो 15 अगस्त 1947 तक चला और उसके बाद में आजादी आ गई। अब ऐसा तो था नहीं कि 14 अगस्त तक रूल चल रहा था और एकदम से अंग्रेजों ने बोला कि भाई बधाई हो, हम आपका देश छोड़कर जा रहे हैं, ये देश संभालो और आजादी हो गई आपकी, आज से आप रूल करो। ऐसा तो हुआ नहीं। आजादी आने के पहले से, कई महीनों पहले से जो है इस बात को लेकर निगोशिएशंस हो रहे थे कि इंडिपेंडेंस होगी तो किस तरह से होगी, ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाएगा,
जाएगा, अंग्रेज जब जाएंगे तो किस तरीके की व्यवस्था आएगी, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हो रही थी। मतलब सबको पता था कि कुछ वक्त में आपका देश आजाद होने वाला है। तो जैसे जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम लोग हिंदुस्तान की आजादी की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे हमको एक जरूरत समझ में आने लगी कि जब ये देश आजाद होगा, तो क्योंकि अब राजे रजवाड़ों का तो वक्त आने से रहा, ये तो होगा नहीं कि मुगल रियासत लौट आएगी फिर से, या फिर कोई राजा जो है उसको हम लोग फिर सिंहासन पे या तख्त पे बैठा देंगे। अब हमको चाहिए जनता का रूल, हमको चाहिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपको रूल करने के लिए कोई आदमी नहीं बैठेगा हंटर लेकर, आपके ऊपर कानून का राज चलेगा या फिर आपके ऊपर संविधान का राज चलेगा। तो जब आपका 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलेगी, ये डिसाइड हो रहा था, नेगोशिएशंस हो रहे थे, अभी आजादी आई नहीं थी मगर ये बातें चल रही थी, उस वक्त आपको समझ में आ गया कि यार जब आजादी आएगी तो साथ में जरूरत पड़ेगी एक संविधान की। बिना संविधान के इस देश को नहीं चलाया जा सकता, आपको एक संविधान की जरूरत पड़नी है जिसके तहत फिर इस पूरे के पूरे देश को, इसकी पूरी व्यवस्था को जो है चलाया जाएगा। तो अब यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया कि भारत जो देश आजाद होगा, इस आजाद देश को किस तरह से चलाया जाना है, उसके लिए पड़ेगी संविधान की जरूरत। और उस संविधान को बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है। यह संविधान सभा 1946 में बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत यह संविधान सभा बनाई जाती है और यह अपना काम शुरू करते हैं, वो भारत जो अभी आजाद होगा उसके संविधान के लिए, और यह अपना काम कर खत्म करते हैं। अल्टीमेटली इनके द्वारा बनाया गया जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, और जो आज तक हमारे देश में चल रहा है, जिसके बेसिस पर हमारा देश जो है गवर्न किया जाता है। भारत के संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके तहत आपका जो देश है उसकी व्यवस्था वगैरह को चलाया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लोग भारत के संविधान को स्टडी करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या प्रावधानों को डाला गया है, क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या इसमें चीजें जो हैं आपका इंक्लूड की गई हैं, क्या शामिल किया गया है, जो अलग अलग चीजें हम लोग देखना शुरू करते हैं, तब हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि भारत के संविधान की जो जड़ें हैं, भारत का संविधान और भारत के संविधान की जो पॉलिटी है, या भारत के संविधान के तहत जो पॉलिटी स्थापित की गई है, जो राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है, जब हम लोग इसकी जड़ों को तलाशना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी जड़ें जाके मिलती हैं ब्रिटिश रूल में। और ब्रिटिश रूल के वो जो दोनों हिस्से थे, आपका चाहे क्राउन रूल की बात कर ली जाए या उसके पहले कंपनी रूल की बात कर ली जाए, जब हम उनको खंगालना शुरू करते हैं तो वहां पर जाकर हमको आपका ये जो हमारे संविधान के कई सारे प्रावधान हैं या फिर इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना के संविधान ने हमको दिया है, उसकी जड़ें देखने को मिलती हैं। कई सारे ऐसे इवेंट थे जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हुए थे। अभी मैं जब ब्रिटिश रूल की बात कर रहा हूं तो मैं कंपनी के रूल की भी बात कर रहा हूं और मैं क्राउन के रूल की भी बात कर रहा हूं। तो आपका अंग्रेजों के टाइम पीरियड में कई सारे ऐसे काम हुए थे, कई सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह हुए थे, जिसके चलते वो लीगल फ्रेमवर्क निकल कर आया, वो कानूनी आपका पूरा का पूरा जो है व्यवस्था निकल कर आई, जिसके तहत अंग्रेजों ने फिर इस देश को चलाया था, इस देश के ऊपर शासन किया था। जब आप उस लीगल फ्रेमवर्क को पढ़ते हो और उसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्था पूरी बनाई गई थी, जिसके तहत अंग्रेजों ने इस देश में गवर्नमेंट चलाई थी और एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था ब्रिटिश इंडिया में, और जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि बहुत सी वो चीजें या बहुत सी वो व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों ने अपने देश में लागू करी थी, कहीं ना कहीं हमने मोर और लेस उन्हीं को अडॉप्ट किया है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट किया है कई जगहों पर उसको जसकत्ता से अडॉप्ट कर लिया है, मगर कई जगहों पर हमको ये बात संविधान पढ़कर क्लियर कट समझ में आती है कि भारत के संविधान की जड़ें जो हैं, भारत के संविधान में कोई प्रावधान अगर डाला गया है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ डाला गया है, कुछ अगर जसकत्ता कॉपी कर दिया गया है, कुछ चीजें जो हैं जैसी की तैसी उठा ली गई हैं, जैसे आपका जैसा आजादी के पहले चल रही थी, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो जाकर जुड़ती हैं अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए लीगल फ्रेमवर्क में, कानूनी व्यवस्था में, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से बनाए और जिसके तहत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है ब्रिटिश इंडिया में चलाया था। तो जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, इससे जो है हमको एक अंदाजा मिलता है, उससे हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये सारे के सारे जो अलग अलग इवेंट्स हुए थे, जो कानूनी दांवपेच खेले गए थे अंग्रेजों के द्वारा, इन्होंने किस तरह से हमारे संविधान को इन्फ्लुएंस किया था, ये सारे के सारे इवेंट्स ने किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के ऊपर असर डाला था। तो अब हम लोग जो है डिटेल में इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे, और फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि अंग्रेजों का रूल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला है आपका कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। तो पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के वक्त में ऐसी क्या हरकतें हुई थी, ऐसे क्या इवेंट हुए थे, ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जिसका हमारे संविधान के बनने के ऊपर या संविधान के प्रावधानों के ऊपर असर पड़ा है। और उसके बाद में फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्राउन रूल, जब आपका म्यूटिनी हो गई और अंग्रेज राजा या अंग्रेज रानी ने डायरेक्टली रूल करना शुरू किया, तब ऐसे क्या इवेंट्स या क्या इंसिडेंट्स या क्या घटनाएं हुई थी जिसका भारत के संविधान के ऊपर असर पड़ा था। ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कंपनी रूल और कंपनी रूल के वक्त में हुए इवेंट्स की, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंपॉर्टेंस या बनता है भारत के संविधान की मेकिंग के ऊपर। चले देखते हैं सर।
तो चलें शुरू करते हैं। अब कंपनी रूल में जो पहला एक्ट या फिर पहला इवेंट हमको पढ़ना है, जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और जिसका एक इन्फ्लुएंस हमें हमारे संविधान की मेकिंग के ऊपर या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जर्नी के ऊपर देखने को मिलता है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसी एक्ट के चलते कई बार आपको कंपनी रूल जो है वो 1773 से 1858 तक लिखा हुआ भी देखने के लिए मिलता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या खास बात है इस एक्ट में? क्योंकि ऐसा नहीं था कि इसके पहले अंग्रेजों का जो टाइम चल रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई और कानून वगैरह पास नहीं किए हूं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसकी वजह यह है कि यह पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था इंग्लैंड में बैठकर, जिसकी मदद से वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों को, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को हिंदुस्तान में कंट्रोल कर सके। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक शासन जो है हिंदुस्तान में स्थापित हो गया है, एक कॉलोनी वगैरह उन्होंने बना ली है, वो राज वगैरह कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। अब खबरें अंग्रेज जो आपका हुकूमत बैठी हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आपका इंग्लैंड में बैठ के रूल कर रही है, उस तक भी पहुंच रही है कि यार इन लोगों ने ये सारी चीजें कर ली हैं, ये और अच्छी बातें भी अगर पता चल रही हैं तो फिर बुरी बातें भी पता चल रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी आप कह सकते हैं एक्टिविटीज वगैरह थी, जो भी कांड वगैरह वो लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो भी हरकतें थी, कर्म देखो कर्म दे, सबके बारे में जो है इंग्लैंड तक खबरें पहुंच रही थी। जब आपको अल्टीमेटली एक चीज के बारे में लगातार कुछ ना कुछ सुनने में मिल रहा हो, तो आपको फिर समझ में आता है कि ये झूठ तो नहीं हो सकता पूरी तरह से। धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लगातार हिंदुस्तान से खबरें आ रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ी भाई लोग कर रहे होंगे। इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार को यह बात समझ में आ गई, तो उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि अब वक्त आ गया है इनको कंट्रोल करने का, इनको थोड़ा सा इनकी लिमिट में लाने का, और उसी का नतीजा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला कदम है, पहली बार अंग्रेज हुकूमत ने इंग्लैंड में बैठकर ये कानून पास किया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में राज कर रही है इंग्लैंड की आपका अंग्रेजों के बिहाफ पर, उसको उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके और उसको रेगुलेट किया जा सके। इसलिए ये जो एक्ट है इसका अपना एक ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है। क्यों? रेगुलेटिंग एक्ट वो पहली एक्टिविटी है, वो पहली कोशिश है या वो पहला स्टेप है जिसकी मदद से इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज वगैरह को इंडिया में रेगुलेट और कंट्रोल करना शुरू किया था। इसने पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके अपने कुछ पॉलिटिकल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं हिंदुस्तान में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रह गई है। जब इनको सन 1600 में भेजा था EIC बना के, तब ये लोग एक व्यापारी कंपनी के रूप में गए थे, तो इनका जो काम था वो व्यापार करना था। मगर जब इन्होंने यहां पर जाके कॉलोनीज वगैरह स्थापित कर ली हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार इंग्लैंड में यह मान्यता मिली कि सिर्फ इनका काम व्यापार करना नहीं है। व्यापार तो ये कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ इनके कुछ राजनीतिक, कुछ पॉलिटिकल और कुछ प्रशासनिक, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं उस जगह के रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली है। यहां पर अब जैसे जो बंगाल का इलाका इनके कंट्रोल में आ गया था, जो दीवानी के राइट्स वगैरह इनको अब तक मिल गए थे, इन सारे इलाकों में ये लोग सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, ये लोग इसके अलावा और भी चीजें कर रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हैंडल कर रहे हैं, सरकार वगैरह इन्होंने बना ली है। इसलिए इनके कुछ अपने पॉलिटिकल फंक्शंस भी हैं और इनके कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं। पहली बार इंग्लैंड में बैठ के गवर्नमेंट ने इस बात को माना था और यहां से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्थापना है उसकी शुरुआत इंडिया में होना शुरू हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या उसको ऐसे कह लें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना वगैरह होना शुरू हुई थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है, लेट्स से कि आपके पास में इतना इलाका है और इसके ऊपर आपका कब्जा है। अब आप एक जगह बैठ गए यहां पे और इसको आपने अपनी राजधानी या फिर अपना कैपिटल मान लिया। अब इस पूरे देश में या फिर इस पूरे इलाके में क्या होगा और क्या नहीं होगा वो आप यहीं बैठकर डिसाइड करोगे, यहीं से बैठकर आप पूरा का पूरा शासन या पूरी की पूरी व्यवस्था चलाओगे, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आज की तारीख में दिल्ली में केंद्र सरकार ये बोल दे कि सारी राज्य सरकारें खत्म, जो भी देश वगैरह का काम करना वो सिर्फ हमें करना है। अब तमिलनाडु के आपके मोहल्ले में नाली खुदनी है या नहीं खुदनी है वो भी हम डिसाइड करेंगे, और न्यूक्लियर आपके प्रोग्राम वगैरह को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना वो भी हम डिसाइड करेंगे। सारे फैसले सिर्फ हम लेंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं लेगा। और कहां बैठकर लेंगे? दिल्ली में बैठकर लेंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसको बोला जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कि आपने लेट से आपका एक सर्टेन इलाके के ऊपर कंट्रोल है और उस पूरे इलाके के लिए आप एक जगह से बैठकर कि यहां पर क्या होना है वो भी हम यहां बैठकर डिसाइड करेंगे, यहां पर क्या होना है वो भी हम बैठकर डिसाइड करेंगे। छोटी से लेकर बड़ी तक सारी की सारी चीजें यहां बैठकर हमने डिसाइड करनी है, आपके पूरे इलाके में कहीं पर वो कुछ भी हो रहा हो। इसको बोला जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार भारत में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक आपके एक कह सकते हैं फाउंडेशन वगैरह डाले गए थे, वो डाले गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। तो आज भी जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के फीचर्स वगैरह देख
देखते हो, आप ये कह सकते हो कि उसके जो बीज है वो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बार अंग्रेज हुकूमत ने, जो आपका इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों को, जो इंडिया में बैठ के राज कर रही है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कदम उठाया था। इसलिए दूसरी बात, पहली बार इंग्लैंड में बैठी सरकार ने माना था कि ये जो लड़का था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको अपन ने भेजा था व्यापार करने के लिए, एक व्यापारी कंपनी थी। मगर क्योंकि इन लोगों ने अब यहां पर जाकर कॉलोनी वगैरह स्थापित कर लिए, तो सिर्फ यहां पे बैठ के ये भाई लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साथ में पॉलिटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहली बार आपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह जो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तीसरी चीज, आपने पहली बार भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दिया, इसकी नींव रख दी। इन तीन वजूहात के कारण रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलें, अब इसके क्या फीचर्स वगैरह थे, इसमें क्या क्या था इस कानून में या इस एक्ट में, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखते हैं सर। तो इस एक्ट का, ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसका पहला फीचर क्या है? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि आपने जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके आपने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या होता है, इसके ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पहले की क्या कहानी थी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जा रहा था। मगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनकी मदद के लिए 4 लोगों की, 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिनकी मदद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपनी व्यवस्था, अपना शासन वगैरह चलाना था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस वक्त तक जितना इलाका अपना जीता था भारत में, जहां जहां पे इनका कब्जा हुआ था, जिन इलाकों पे इनका थोड़ा बहुत कंट्रोल बना था, मद्रास के इलाके कुछ इनके कंट्रोल में आ गए थे, कुछ थोड़ा बहुत आपका बॉम्बे का इलाका इनके कंट्रोल में आ गया था, और बंगाल का काफी बड़ा इलाका जो इनके कंट्रोल में आ गया था। इन 3 इलाकों को इन लोगों ने बोला था 3 प्रेसिडेंसीज। जैसे बंगाल का इलाका जो इनके कंट्रोल में है, उसको बोल दिया आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। मद्रास का जो इलाका इनके कंट्रोल में आ गया था, और मद्रास का मतलब मैं चेन्नई शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मद्रास वो काफी बड़ा स्टेट हुआ करता था, तो उसका एक तमिलनाडु का काफी बड़ा इलाका इनके कंट्रोल में आ गया था, उसको उन्होंने बोला मद्रास प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे का जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन इनके हाथ में आ गया था, उसको इन्होंने बोला बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अब आपके पास में जो इलाका आपने इधर उधर भारत में कब्जा किया है, उसको आपने 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपने गवर्नर बैठाया हुआ था। आपका एक गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, एक आपका गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करता था, और एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करता था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होने के पहले तक की कहानी यह थी कि तीनों का एक दूसरे से कोई ऐसा लेना देना नहीं था। बंगाल का गवर्नर अपने जो प्रेसिडेंसी है उसको हैंडल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसका शासन प्रशासन चला रहा है। आपका मद्रास का जो गवर्नर है वो अपने जो प्रेसिडेंसी है उसको हैंडल कर रहा है, उसका शासन प्रशासन चला रहा है, और बॉम्बे वाला अपना काम कर रहा है। मगर अब क्या किया गया है, और इन तीनों को क्या बोला जा रहा था, गवर्नर ऑफ बंगाल बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे बोला जा रहा था। पहली बार अब आपने क्या किया, आपने डेजिग्नेशन जो है चेंज किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को आपने बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल के आपको मजा तो आ नहीं रहा था, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने इसकी आपका नाम चेंज किया तो इसकी पोजीशन में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आया होगा, इसकी पावर और इसकी प्रेस्टीज में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपका आया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से आपका जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल आपने बनाया है, दूसरे जो 2 आपके गवर्नर्स वगैरह थे उनके कंपैरिजन में इसकी पावर और इसकी अथॉरिटी को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। क्या इंक्रीमेंट कर दिया गया था वो बात की बात है, आगे डिस्कस करेंगे। मगर पहला जो इसमें चेंज किया गया है वो यही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया, और इसकी मदद के लिए आपने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, जिसकी मदद से इसको अपना पूरा शासन प्रशासन चलाना था। और पहला बंदा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसका नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये अपने को याद रखना है, सवाल बनता है यहां से कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ करता था, या फिर किस एक्ट के पास होने के पहले तक आपके तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर बराबर माने जाते थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के पहले तक आपके तीनों गवर्नर जो हुआ करते थे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के, वो बराबर माने जाते थे। घुमा के कि पहला गवर्नर जनरल किसने बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बनाया, और वो पहला लड़का जो गवर्नर जनरल बना वो बंगाल, वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये 3 सवाल जो हैं इस एक फैक्ट से आपके बनकर तैयार हो जाते हैं। चले अगला, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपका इस एक्ट के पहले तक क्या था, तीनों आपकी प्रेसिडेंसीज के अपने अलग अलग गवर्नर थे, वो तीनों अपने अपने काम देख रहे थे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। आप इस भाई का नाम चेंज करके गवर्नर से जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपने किया, तो उसका सीधा सीधा मतलब
मतलब यह था कि आपने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कम कर दिया, या फिर आपने उन दोनों को उसका जूनियर या फिर सबऑर्डिनेट कर दिया। अब इनको जो है उसके नीचे आना पड़ा। अब कई सारी चीजों के लिए इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ेंगे 1773 का ये एक्ट पास होने के बाद। पहले ये कहानी नहीं थी, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं थी अपनी प्रेसिडेंसीज में कोई काम करने के लिए। अब कई ऐसे प्रावधान वगैरह थे जिसके लिए उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब उनका सीनियर हो गया है, अब उनका सुपीरियर हो गया है, या फिर वो जो है उनके सबऑर्डिनेट हो गए। तो ये भी एक बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। आगे, It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta 1774 comprising one Chief Justice and 3 other judges। अब इस एक्ट ने यह बोला कि कलकत्ते में आप एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे, और यह सुप्रीम कोर्ट 1774 से जो है काम करना शुरू कर भी दिया। 1773 में यह प्रावधान किया गया, 1774 से आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकट्टा जो है वो शुरू हो गया। तो इस एक्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकट्टा की स्थापना करवाई, और इसमें यह बोला कि आपके पास में 4 जजेस होंगे, एक आपका चीफ जस्टिस होगा और 3 और जजेस होंगे, और इनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है अपनी फंक्शनिंग वगैरह यहां पर करेगा। 1774 से उन्होंने काम करना शुरू कर भी दिया। चौथा, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। इसका मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही है, अपना व्यापार वगैरह कर रही थी एक संस्था के रूप में, एक समूह के रूप में, मगर इसके जो आपके अलग अलग आपके व्यापारी वगैरह इसमें जुड़ते थे या फिर इसके लिए काम करने वाले जो समूह थे, उन लोगों ने वक्त के साथ में अपने खुद के छोटे मोटे प्राइवेट ट्रेड भी जो है शुरू कर दिए थे, और वो उससे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट वगैरह कमाते थे, उससे भी काफी ज्यादा इनको जो है आमदनी वगैरह हो रही थी। अब ये खबरें भी जो है इंग्लैंड में पहुंच रही थी कि ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने लड़के हैं, जो मुलाजिम हैं, जो काम कर रहे हैं, इन भाई लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें भी डाल ली और उससे भी अंडशंड प्रॉफिट कमा रहे हैं, और मस्त जिंदगी जो है चल रही है, खूब पैसा ये लोग बना रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये चीज जो है इंग्लैंड में बैठे हुए आपके वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, वहां के जो हुक्मरान थे, जो शासक वर्ग था, उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन लोगों ने अब एक कानून पास किया कि उन लोगों ने 1773 का जो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी में उन्होंने एक प्रावधान और जोड़ा कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में हैं, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप किसी भी तरीके का कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। प्राइवेट ट्रेड करते हुए पकड़े गए तो फिर उसके बाद एक तो नौकरी से निकाल देंगे, दूसरी बात यह कि जो एक्शन लेंगे वो अलग है। तो पहली चीज इन्होंने ये करी कि अब जो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले हमारे लड़कों ने, जो इंग्लैंड से गए थे, सब दुकानें बंद करो अपनी, आप अब अलग से कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करोगे, किसी और के लिए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक तो ये चीज करी। दूसरा, इन्होंने ये बोल दिया कि जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स यानी कि हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग हैं, इनके साथ में कोई आप ना तो इनसे किसी तरीके का कोई प्रेजेंट एक्सेप्ट आप कर सकते हो, ना किसी तरीके की ब्राइब ले सकते हो। अगर करते हो पकड़े गए, अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि इन्होंने जो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली थी, उसके बाद में अब ये जो व्यापार करते थे तो अपने घर से तो कुछ लेकर जा नहीं रहे। ये जो नेटिव्स आपके जो छोटे छोटे व्यापारी थे, इन्हीं लोगों से कुछ सामान वगैरह खरीदते थे और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ना देके प्राइवेटली बेच रहे थे और उससे प्रॉफिट मार रहे थे। तो इस चीज के लिए नेटिव्स वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन नेटिव्स को जो माल का पैसा देती थी, ये लोग अपना प्राइवेट में उससे थोड़ा ज्यादा दे दिया करते होंगे। इसके बदले में अब ये आपके इन लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, ब्राइब्स दिया करते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो इस एक्ट ने ये बोला कि अब से तुम नेटिव्स वगैरह से किसी तरीके का कोई गिफ्ट, कोई ब्राइब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर करते हुए पकड़े गए तो फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। ये 2 शर्तें इन्होंने किसके ऊपर लगाई? ये 2 शर्तें लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले अपने मुलाजिमों के ऊपर, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। अगला, इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। मतलब ये कि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है, ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई एक बंदा बैठा हुआ और वो सारे के सारे फैसले ले रहा है। एक संस्था हुआ करती थी जिसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये संस्था जो है, इसमें कई सारे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ये भाई लोग बैठ के पूरा का पूरा अपना जो शासन प्रशासन है ईस्ट इंडिया कंपनी का चला रहे हैं। जो व्यापार हो रहा है वो भी ये मैनेज कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं पे चढ़ाई करके जंग लड़ रही है वो भी ये मैनेज कर रहे हैं, और जो इलाका इन्होंने जीत लिया वहां पे शासन किस तरह से चलाया जा रहा है वो भी यही लोग मैनेज कर रहे हैं, या फिर वो भी ये लोग जो है मेंटेन कर रहे हैं।
करके चल रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ये बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, जो कंपनी को संभाल रहे थे या कंपनी को मैनेज कर रहे थे, कि तुम साल के साल अपना जो भी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा करते हो, मिलिट्री में तुमने क्या किया, कहां चढ़ाई कर दी, किसको जीत लिया, किसको मार दिया, सारी खबर हमको दोगे। पहली चीज एक रिपोर्ट बना के। दूसरा, तुमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा किया है, कहां तुमने कितने पुल बना दिए, कितनी नालियां खुदवा दी, कितनी बिल्डिंगें बना दी, क्या तुम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, सारी खबरें हमें एक रिपोर्ट में बनाकर दोगे। तीसरा, रेवेन्यू तुम्हारे पास कितना आ रहा है, व्यापार से तुमने कितना कमाया, तुमने टैक्स कितना कलेक्ट किया, जितने तरीकों से तुम्हारा रेवेन्यू आया है, ये सारी जो रिपोर्ट है तुम हमें बनाकर साल के साल जो है आपको हमको रिपोर्ट अब देना पड़ेगी। इसके पहले तक की यह व्यवस्था थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना कमाया और कितना उड़ा दिया, उसका कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं जा रहा था। ये अपनी मनमर्जी के मालिक हो गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने आप में लिटरली एक राजाओं की तरह जो है व्यवहार करने लगे थे। उनका जो पूरा कंडक्ट एंड बिहेवियर है इस तरीके का हो गया था। खबरें पहुंची इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कानून पास कर दिया और इनकी नकेल कस दी यहां से कि अब तुम ये काम कर नहीं पाओगे। तुमने क्या करना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन प्रशासन चला रहे हैं, तुम लोग भाई लोग क्या करोगे, जो आपका रेवेन्यू कितना तुम्हारे पास आ रहा है उसकी रिपोर्ट दोगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे तुमने क्या खर्चा किया, तुमने क्या तीर मारे, वो सारी खबर हमको चाहिए। और तीसरी चीज, मिलिट्री पे तुम कितना खर्च कर रहे हो हिंदुस्तान में, ये सारे अफेयर्स वगैरह की तुम्हें हमें रेगुलरली अब रिपोर्ट वगैरह करनी है। अब एक बार आपको रेगुलरली रिपोर्टिंग वगैरह अगर करनी पड़ रही है, इसका मतलब अब पहले आप जैसे शासन कर रहे थे वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई अब आपका हिसाब किताब रख रहा है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के को नकेल कसकर, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के घोड़े के ऊपर जीन लगाकर उसको कंट्रोल करने की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास कर दी थी। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और इसलिए जो है 1773 का ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में हमारी ये जो आपके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनका भारत के संविधान के ऊपर असर पड़ा है उसकी शुरुआत हुई है। चल, अगला जो एक्ट आता है इसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बारे में बात करते हैं। अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो नेक्स्ट पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद में, इसके प्रावधानों को पढ़ने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया क्यों गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखिए। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई बदलाव लाना या फिर किसी चीज़ में कोई सुधार करना। अब अगर आप किसी चीज़ में बदलाव ला रहे हो या किसी चीज़ में सुधार कर रहे हो, मतलब वो चीज़ पहले से मौजूद होगी। या फिर यूं बोलूं कि क्योंकि इस एक्ट का नाम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 रखा गया है, मतलब पहले से मौजूद कोई आपका एक्ट था और आप उसमें कुछ बदलाव या फिर कुछ ना कुछ सुधार ला रहे थे, इसलिए इसको अमेंडिंग एक्ट बोला गया है। तो बात यह है कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो पास किया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था, उसको लागू करवाने के बाद में उसके कई सारे प्रावधानों के बारे में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये प्रावधान या तो ठीक नहीं है या फिर ये हमारे हित में नहीं है या अंग्रेजों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए उनको समझ में आ गया कि इन प्रावधानों के साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना जरूरी है ताकि हमारे जो हित हैं वो बचे रहें, ये एक्ट के जो प्रावधान है वो हमारे खिलाफ ना जाएं। इस बात को समझना जरूरी है। आप चाहे कितनी ही नेक नियति के साथ में कोई कानून बना लो या कुछ कर लो, वक्त के साथ में जब आप उसे लागू करते हो लोगों के ऊपर, तो लोग उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स जो हैं, कुछ ना कुछ उसमें छेद वगैरह निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से बचने के तरीके निकाल लेते हैं, या उस कानून का गलत इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ढूंढ लिया जाता है। लगभग वही चीज जो है यहां पर भी हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लागू करवाया गया, अच्छी नियत के साथ में लागू करवाया गया, बट वक्त के साथ में अंग्रेजों को दो बातें समझ में आई। एक तो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा ये कि अंग्रेजों के हित जो है वो उसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए 1781 में अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये नया कानून वो लोग लेकर आते हैं और इसको नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो किसका अमेंडमेंट कर रहे थे ये? 1773 के कुछ प्रावधानों को अमेंड कर रहे थे ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। कई बार इस एक्ट को आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप चाहे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बोलें या फिर आप सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 बोलें, बात वही पड़ती है, फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रावधानों में मॉडिफिकेशंस के लिए लाया गया था। अब क्या मॉडिफिकेशंस इसने किए थे या क्या इसके प्रावधान थे वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सबसे पहला प्रावधान था या जो सबसे पहला इस एक्ट का फीचर था वो ये था, इट एक्सेप्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। यानी कि आपका जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल
है वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल के तौर पर और गवर्नर जनरल की काउंसिल के तौर पर अपने कोई भी अगर ऑफिशियल काम वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप उनको सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते। इसको थोड़ा सा समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या नाम दे दिया है, उसका डेजिग्नेशन चेंज करके उसने उसको गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए उसने फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसमें 4 सदस्य होते थे और गवर्नर जनरल जो थे वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से काम करते थे। ये एक तो पहला प्रावधान डाला गया था 1773 के आपके रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें एक चीज और की गई थी, इसमें इन्होंने ये बोला था कि कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट 1774 से या 1774 से काम करना शुरू कर चुका था। अब ये 2 प्रावधानों को अपने को लेकर चलना है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या बोल रहा है, एक तो गवर्नर जनरल होगा लड़का आपका और उसके 4 जो है साथ के उसकी मदद के लिए 4 लड़कों की एक काउंसिल होगी और वो उसकी हेल्प करेगा, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दिया। और दूसरा प्रावधान क्या है इसमें एक कि आपका सुप्रीम कोर्ट एक बनाया जाएगा कलकत्ते में जो काम करेगा, जिसने 1774 से 1774 से काम करना शुरू कर दिया। अब इसको लागू करवाने के बाद जब इनको समझ में आया कि ये जो प्रावधान है वो थोड़ा सा ठीक नहीं जा रहा है, ये जो सेकंड वाला प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने फेवर में नहीं जा रहा, तो इन्होंने पहला बदलाव क्या किया कि गवर्नर जनरल के तौर पर और उसकी काउंसिल के तौर पर ये जो लोग काम कर रहे हैं, एक आपका गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के तौर पर ये जो 4 लोग काम कर रहे हैं, ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई कदम लेते हैं, अगर ये अपने ऑफिस की जो ड्यूटीज हैं उनको पूरी करने के लिए कोई कदम उठाते हैं, कोई कानून पास करते हैं, कोई प्रशासनिक आदेश देते हैं, ये कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता लेकर नहीं जा सकते, आप इनके ऊपर मुकदमा नहीं ठोक सकते कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इस तरीके से आप गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए किसी काम के लिए। पहली चीज, इसी में आगे ये बात जोड़ी गई कि इसी तरीके से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सर्वेंट्स वगैरह काम करते हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होगा उनकी ऑफिशियल एक्शंस के लिए। मतलब यह कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मुलाजिम है और ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में रहते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते हुए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर उसने कोई काम वगैरह किया है तो उस काम के लिए आप उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते कि तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में रहते हुए या ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते हुए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये फलाने काम क्यों किए। इस तरीके का सवाल उठाकर या इस तरीके की बात बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं ठोक सकते। तो पहला चीज या पहली जो एक आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन किया गया वो क्या था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के किसी भी मेंबर को आप सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते अगर वो उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है, अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम वगैरह या ऑफिस के कर्तव्यों को निभाते हुए कोई काम किया है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी इंप्लॉई को, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने वाले किसी भी सर्वेंट वगैरह के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी जो उसको नौकरी या फिर जो भी मुलाजमत दी हुई है उसके कर्तव्यों का पालन करते हुए उसने अगर कोई काम किया है तो। पहला ये पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं। इसके बाद सेकंड जो है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कि जो भी पैसे वगैरह के कलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, अगर आप किसी भी जगह पर राज करते हो, किसी भी जगह पे आपका शासन चलता है तो एक रिलेशनशिप होता है शासक और प्रजा के बीच में। शासक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा दे और उनको बेसिक फैसिलिटीज वगैरह मुहैया कराए, उनकी जिंदगी जो है ठीक ठाक कटे, इस बात को इंश्योर करे। और प्रजा की जिम्मेदारी क्या है, इसके बदले में उसको अपने शासक को जो भी टैक्स वगैरह उनके ऊपर लगाए जाते हैं वो सारा का सारा टैक्स देना है और बाकी सारी चीजें। अब ये सारा का सारा जो टैक्स कलेक्शन किया जाता है इससे उस शासक के पास में रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू से फिर वो अपना पूरा का पूरा जो भी शासन वगैरह है वो चलाता है। वही बात ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी लागू होती है, वही बात भारत सरकार पे आज की तारीख में लागू होती है और जहां जहां जो भी शासन चल रहा है हर जगह यही बात लागू होती है कि जनता पे टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स का कलेक्शन होता है और उस टैक्स की मदद से फिर जो है आप अपना शासन चलाते हो। तो ईस्ट इंडिया और ये जो चीज है, अब ये जो टैक्स का कलेक्शन होता है और जो भी सारा पैसा सरकार के पास में आता है इसको बोला जाता है रेवेन्यू। तो पहली चीज इन लोगों ने ये करी कि हम लोग जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते हैं और रेवेन्यू के कलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर वगैरह बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से उसको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब अगर किसी तरीके का अगर पैसे को लेकर लेन देन को लेकर कोई हेर फेर हो रही है, किसी तरीके का कोई करप्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है और अगर मसला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो फिर इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अफसर फंसे
देंगे। ये बात जो है अब इनको समझ में आने लगी, तो अपने हितों की रक्षा के लिए इस तरीके के जो है प्रावधान इन्होंने पास करवाए कि अगर रेवेन्यू के कलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, रेवेन्यू वगैरह का कोई मैटर आता है, राजस्व के कलेक्शन का कोई भी अगर इशू बनता है, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से आपने बाहर रख दिया। तीसरी चीज आपने ये करी, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को आपने ये बोला कि कलकत्ता शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन है। मतलब ये कि अगर आपने कोई कानून वगैरह पास किया, अगर आपने कोई फैसला वगैरह सुनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई निर्णय वगैरह दिया है, तो फिर वो निर्णय पूरे के पूरे कलकत्ता वासियों पर लागू होगा। और अगर कलकत्ता में रहने वाले कुछ लोग हैं तो फिर, और उनके आपस में कोई इश्यूज हो गए, वाद विवाद हो गया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अपना वाद या फिर अपना केस वगैरह दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है कलकत्ता में रहने वाले सारे लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बोला, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ डिफेंडेंट्स, that is Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law। मतलब ये कि जो आपके जो लोग वगैरह आएंगे कोर्ट में, जो आपके जो कोर्ट में लोग वगैरह आ रहे हैं, अब या तो वो हिंदूज होने वाले हैं या फिर वो मुस्लिम्स होने वाले हैं, क्योंकि कलकत्ता में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन्हीं दो कम्युनिटीज की आपको देखने को मिलती थी। तो एक तो आपने ये कह दिया कि कलकत्ता में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट उनको लेके कोई भी फैसला वगैरह दे सकता है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि आपके जो डिफेंडेंट्स वगैरह आएंगे, अगर उनके कोई उनके कुछ अगर मैटर्स, सिविल मैटर्स वगैरह बनते हैं या पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई मैटर बनता है, शादी ब्याह का कोई मैटर बनता है, या फिर आपका जमीन जायदाद का कोई मसला वगैरह बनता है, यानी कि इस तरीके की चीजें जो आपके सिविल जुरिस्डिक्शन में आ जाती हैं, वहां पर आपके पर्सनल लॉज वगैरह जो है वो और अगर लागू हो रहे हैं तो फिर आपके पर्सनल लॉज वगैरह के अनुसार जो है आपको फैसला वगैरह सुनाया जाएगा। हिंदूज का अगर कोई मुकदमा बनता है जिसमें हिंदूज के पर्सनल लॉज वगैरह लागू हो रहे हैं, तो शादी ब्याह के मैटर हो गए, डिवोर्स वगैरह का मैटर हो गया, या फिर आपका पिता से आपका बच्चों को जो संपत्ति वगैरह दी जाती है, सारा हस्तांतरण होता है, ये सब कुछ जो है आपका पर्सनल लॉज में आता है। तो इस तरीके का कोई मुकदमा आता है और आपका अगर डिफेंडेंट यानी कि आपके जो व्यक्ति हैं वो हिंदू हैं, तो फिर उनके ऊपर हिंदू लॉ लागू होगा। और इसी तरीके का कोई मुकदमा आता है और उसमें जो पार्टीज वगैरह अगर आपकी मुस्लिम है, तो फिर उनके ऊपर मोहम्मदियन लॉ लागू होगा। यहीं से आपका पर्सनल लॉज वगैरह जो है इसकी भी आपको एक तरीके की शुरुआत जो है लॉ में देखने के लिए मिलती है। इसके पहले भी एक तरीके की व्यवस्था चली आ रही थी, मगर यहां पे बकायदा आपके जो लॉज वगैरह थे, मुस्लिम लॉज और हिंदू लॉज को कोडिफाई करवाया गया। तो ये भी जो है एक बड़ा प्रावधान जोड़ा गया कि आप इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि हिंदूज वगैरह को आप हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग ट्राई करोगे और मुस्लिम्स वगैरह को आप मोहम्मदियन लॉ के अनुसार ट्राई करोगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद इन्होंने बोला, इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ते में काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी जगहों पर आपके पास में इससे छोटे कोई कोर्ट्स वगैरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपके पास में दूसरे कोर्ट्स भी हैं। जैसे आपका आज की तारीख में हम लोग देखें तो आपका जिले के लेवल पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर फिर आपका हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से उस वक्त में आपका एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और बाकी जो आपकी प्रेसिडेंसीज या प्रोविंसेस हैं उनके अपने प्रोविंशियल कोर्ट्स भी होते थे। यानी कि अगर कहीं मुकदमा वगैरह बन गया तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर आप प्रोविंशियल कोर्ट में आओगे, प्रोविंशियल कोर्ट्स के बाद फिर आपकी जो है फर्दर अपील आप कर सकते हो। तो अभी तक ये हो रहा था 1781 का ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास होने के पहले या अमेंडिंग एक्ट पास होने के पहले ये हो रहा था कि अगर आपके प्रोविंशियल कोर्ट में, जो एक तरीके का हाई कोर्ट जैसे हमारे आज होते हैं उस तरीके का कोर्ट आप मान सकते हो, प्रोविंशियल कोर्ट में अगर किसी तरीके का मुकदमा हुआ और उसके ऊपर कोई फैसला आता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते थे। मगर अब इन्होंने ये बोला कि अब जो है अगर आपका प्रोविंशियल कोर्ट है तो उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब क्या? आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल है एक तो वो और उसके जो 4 लड़कों की काउंसिल हो, इन 5 लोगों के पास में आप अपील लेकर जाओगे। किसके खिलाफ? प्रोविंशियल कोर्ट के मुकदमों के खिलाफ, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली क्या होता था इसके पहले कि आपका प्रोविंशियल कोर्ट में कोई मुकदमा हुआ, उसका कोई फैसला आ गया, आप संतुष्ट नहीं है, आप उसके ऊपर अपील करना चाहते हैं, आप कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते थे। अब आपने ये बोला कि अब आप कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, अब आप ये करो कि प्रोविंशियल कोर्ट्स वगैरह के मुकदमों के खिलाफ में आपने अपील करनी है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाओ। मतलब एक आपका जो गवर्नर जनरल होता है वो और उसकी जो 4 लोगों की काउंसिल होती है, ये 5 लोग जो है बैठकर आपका मुकदमा सुनेंगे और उसके ऊपर फिर फर्दर क्या करना है वो देखेंगे। ये एक बात हो गई। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल
इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल्स। यानी कि अब इन्होंने एक पावर और दिया गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल को कि प्रोविंशियल कोर्ट्स किस तरीके से काम करेंगे, प्रोविंशियल कोर्ट्स क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे, किस तरीके से अपने कोर्ट्स में मुकदमे सुनेंगे, सजा कैसे देंगे, फैसले कैसे सुनाएंगे, उस सबको लेकर आप एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बना सकते हो। दूसरा ये कि आपका प्रोविंशियल लेवल पर भी इसी जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल आपका चल रही है आपका सबसे ऊपर के लेवल पर, उसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पर भी जो आपकी काउंसिल्स वगैरह इन्होंने बना रखी थी प्रोविंशियल गवर्नर्स वगैरह की, या फिर आपके जो दूसरे गवर्नर्स और उनकी भी जो काउंसिल्स वगैरह थी, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे और उनकी जो काउंसिल्स थी, उन्हें कैसे काम करना है, उसके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं वो बनाने की जिम्मेदारी जो है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दी गई। तो ये सारे जो प्रावधान वगैरह हैं इन सबको लाया गया था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत में। इसके बाद में अगला और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, चले देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि पहली बार इस एक्ट ने आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कमर्शियल और उसके पॉलिटिकल फंक्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश किया था। उसने अलग अलग करके बताया था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ये फलानी फलानी हरकतें या एक्टिविटीज कर रही हैं तो वो उसकी कमर्शियल या फिर उसकी व्यापारिक एक्टिविटीज मानी जाएंगी, और ये सारी एक्टिविटीज कर रही हैं तो वो उसकी पॉलिटिकल या फिर उसकी राजनीतिक एक्टिविटीज मानी जाएंगी। समझते हैं इसे थोड़ा सा। 1773 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या बोला, पहली बार इस बात को माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अब एक आपका कमर्शियल कंपनी नहीं रह गई है, साथ ही साथ इसके अपने कुछ पॉलिटिकल और इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं। इन लोगों ने यह बोला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था तब वो सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी थी, वो सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, मगर क्योंकि इन्होंने इंडिया में जाकर एक जगह पे कब्जा किया है, वहां पर अपनी कॉलोनी वगैरह बना ली है, तो अब उस जगह को गवर्न करने के लिए इनको कई व्यापार करने के अलावा और भी दूसरी चीजें करना पड़ेंगी। इसके लिहाज से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आपके कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी आ जाते हैं और कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी आ जाते हैं। यह बात कहां पे कही गई थी, 1773 में। मगर ये जो 1773 का एक्ट है इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सी जो इसकी गतिविधियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको आप अपना कमर्शियल फंक्शन मानकर चलोगे, या कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसको आप पॉलिटिकल फंक्शन मानकर चलोगे, या कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मानकर चलोगे। तो वो जो संशय था, वो जो कंफ्यूजन था, उसको आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने दूर किया। इस तरह से दूर किया कि उन्होंने क्लियर कट डिस्टिंक्शन करके बता दिया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी चीजें करती है तो वो सबका सब आपके कमर्शियल फंक्शंस में गिना जाएगा, और अगर इसके अलावा बाकी ये फलानी फलानी चीजें करती है तो फिर वो आपका पॉलिटिकल फंक्शंस में गिना जाएगा। मतलब ये कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं से चाय खरीदी, कपड़ा खरीदा, या फिर अगर आपने इंडिगो वगैरह खरीदा, उसको लदवाया और उसको फिर आप पोर्ट पर लेकर आए, यहां से जहाज में लादा, बाहर लेकर आपने उसको बेच बाच दिया, तो ये सारी जो गतिविधि है, इसमें करने में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसमें करने में जो लेबर लग रहा है, जो लोग इन्वॉल्व है, ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो किसमें काउंट किया जाएगा, आपके कमर्शियल फंक्शंस में। और अगर इसके अलावा आपने लेट से बंगाल के इलाके के ऊपर आपने अपना कब्जा किया हुआ है, कॉलोनी वगैरह आपने बनाई हुई है, यहां पर अब रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह किया जा रहा है, रोड्स बनवाई जा रही हैं, हॉस्पिटल्स अगर खोले जा रहे हैं, यहां पर लोगों के लिए कुछ काम किया जा रहा है, या जो भी कुछ अगर यहां पे दूसरी गतिविधियां हो रही हैं जिससे आप ये सारी की सारी चीजें जो है फिर आपका पॉलिटिकल फंक्शंस में गिनी जाएंगी। अगर आपने कोई नई नीति बना दी, अगर आपने कोई नई तरीके का जो है यहां पे पॉलिसी बनाई कि लोगों को अब ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, ये स्कूल्स वगैरह हम लोग यहां पे खोलेंगे, इसमें एडमिशन लेना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे, ये होगा वो होगा, जो भी चीजें आपने करी, इस तरीके की जो भी आप पॉलिसीज वगैरह बना रहे हो वो सारा का सारा आपका पॉलिटिकल फंक्शंस में गिना जाएगा। और इन पॉलिसीज को लागू करवाने के लिए फिर आप जो एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हो वो सबका सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह में गिना जाएगा। तो यहां से पहली बार इस चीज को जो है इस एक्ट ने क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये फलानी फलानी एक लिस्ट बनाकर दे दी कि ABCDEFGHIJ और ऐसे करते करते XYZ, यहां तक ये सारी की सारी गतिविधियां करोगे तो ये सब कुछ आपका पॉलिटिकल फंक्शंस में गिना जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 ये सब करोगे तो ये आपका पॉलिटिकल फंक्शंस में गिना जाएगा। ये कमर्शियल फंक्शंस हो गए, पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए, आपने क्लियर कट उसको सेग्रीगेट कर दिया, क्लियर कट आपने उसको अलग अलग करके बता दिया, पहली चीज। दूसरा काम इन्होंने जो किया और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 50 बार पूछा गया है इसलिए अपने को याद रखना होगा, इन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि कंपनी के जो फंक्शंस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक आपके कमर्शियल फंक्शन
फंक्शंस हो गए और दूसरे आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए। तो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस एक्ट ने यह बोला कि जो कमर्शियल फंक्शंस वगैरह हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करेगी, मगर इसके अलावा जो जितनी भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह हैं, ये सब कुछ हैंडल करने के लिए एक नई बॉडी का निर्माण किया गया, एक नई संस्था का निर्माण किया गया और उसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार पूछा गया, इसलिए याद रखना है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह बोला गया कि ये लोग आपके पॉलिटिकल अफेयर्स वगैरह को कंट्रोल करेंगे। तो यहां पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में एक डबल गवर्नमेंट की जो सिस्टम है या फिर एक डबल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसको लागू कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या बोला गया कि पहली चीज तो यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ये एक्टिविटीज वगैरह करती है, एक अलग लिस्ट बनाकर दे दी, तो इसको हम लोग कमर्शियल फंक्शन मानेंगे, और अगर ये एक्टिविटीज वगैरह करती तो उसको हम लोग पॉलिटिकल फंक्शन मानेंगे, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि कमर्शियल फंक्शंस वगैरह को हैंडल करने की जिम्मेदारी पहले भी आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर थी, ये लोग हैंडल कर रहे थे। आगे भी कमर्शियल एक्टिविटी या जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही हैंडल करेगा। मगर क्योंकि हम लोगों ने राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया है, पॉलिटिकल फंक्शंस हमने अब अलग कर दी हैं, तो पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करने के लिए अब हम लोग एक नई बॉडी बनाएंगे। अब पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं है। पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हमने एक नई बॉडी बनाई और उस नई बॉडी का नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जिम्मा दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स वगैरह हैंडल करो। मतलब यह कि आपने एक डबल गवर्नमेंट शुरू कर दी। एक जगह आपके पास में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीओडी बोल देते हैं इसको। इन भाई लोगों को क्या बोला है? कॉमर्स देखो, तुम कमर्शियल फंक्शंस वगैरह देखो, इसमें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, यहां पर तुम्हारी चलेगी। दूसरा आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग बीओसी बोल सकते हैं। और इन लोगों को क्या बोल दिया? जो भी आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप देखोगे, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो आपको हैंडल करनी है, इसमें सिर्फ आपकी चलेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में अब दो फाड़ हो गए, या फिर यूं बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अब दो व्यवस्थाएं लागू हो गई। एक व्यवस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मे थी कि आप सारा कॉमर्स वगैरह संभालोगे, और एक व्यवस्था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मे थी कि आप सारा का सारा पॉलिटिकल फंक्शन देखोगे। और ये दोनों एक ही वक्त पर चल रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है आपने स्थापित कर दिया आपका जो ये पूरा का पूरा आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अंदर। ये सवाल 50 बार आया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के तहत में स्थापित किया गया था। याद रखना है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत में स्थापित किया गया था, पहली चीज। दूसरी बात क्या कि वो कौन सा एक्ट है जिसने पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था? तो उसका भी जवाब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है। ये सवाल कईयों बार आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। और मैं आगे जब हम लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक एक्ट आया था जिसके तहत में आपने डायआर्की करके एक व्यवस्था लागू करी थी प्रोविंसेस में, जिसको भी सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बोला जाता था। वो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट अलग है। ये कौन सी जगह पे हो रहा है? ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लागू हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लागू किया गया था वो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। इसको अपने को ध्यान में रखना है, इसको किसी भी तरीके से अपने अंदर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट था, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश परेशंस इन इंडिया। यानी कि आपने एक तो ये नई बॉडी बना दी जिसको आपने नाम क्या दिया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इनसे बोला है कि सारे के सारे पॉलिटिकल फंक्शंस आपको हैंडल करने हैं। अब राजनीतिक तौर पर अगर आप गतिविधियों को देख रहे हो तो राजनीति में फिर साम दाम दंड भेद सब लगता है। पॉलिटिकल जब आपका फंक्शंस आपको करने होते हैं तो उसमें फिर आपका सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल आपका मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सब कुछ आ जाती है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फिर यह पावर दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह हिंदुस्तान में चल रहे हैं, रेवेन्यू के जितने भी मैटर्स वगैरह हैं, उन सबको आप जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन सबको देखने की और सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर डाल दी गई है। तो कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर वाला हिस्सा था, जो ताकत वाला या जो शक्ति वाला पोर्शन था, वो सारा का सारा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या बोला कि जितने आपके सिविल और मिलिट्री के फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं सबके सब तुम देखोगे, जितने सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं। इसके अलावा रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स वगैरह हैं, इन द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया यानी कि अंग्रेजों की जो संपत्ति जो हिंदुस्तान में है उसमें जितने भी सिविल और मिलिट्री के मैटर चल रहे हैं वो तुम देखोगे, रेवेन्यू के जो मसले चल रहे हैं वो भी तुम देखोगे। अब यहां पर ये जो शब्द है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अभी आगे मायने हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये एक फैक्ट है जो हमको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में पॉलिटिकल और पॉलिटिकल के चलते आपका सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के सारे मसले आ गए।
अब ये जो मैंने बोला था कि आपसे कि ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की संपत्ति के ऊपर जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मसले चल रहे हैं वो सब कौन देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार अंग्रेजों के किसी कानून में यह बात आई है, पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में जितना भी इलाका जीता था, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास किए गए किसी कानून में उसको हिंदुस्तान में अंग्रेजों की संपत्ति बोला गया। यह एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकार जो है वो सुप्रीम है और सरकार जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंक सकती है और उसकी जगह डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो सारा इलाका जो उन्होंने जीता उसकी मालिक नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, वो सिर्फ एक मुलाजिम है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अंग्रेज हुकूमत की, और अंग्रेज हुकूमत के बिहाफ पर वो लोग ये सारा का सारा आपका मसला वगैरह देख रहे हैं। अगर अंग्रेज हुकूमत चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रास्ते से हटाकर किसी और को बैठा सकती है, या फिर वो चाहे तो खुद भी जो है उस जगह के ऊपर अपना कंट्रोल वगैरह स्थापित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से अपने को आगे क्या होने वाला है उसका आपको एक अंदाजा लगता है कि अंग्रेजों ने के दिमाग में इस वक्त तक एक बात आ गई थी कि इनको आपका हिंदुस्तान में अपना जो राज वगैरह है वो स्थापित करना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक मोहरा थी, वो उसको लंबे वक्त तक बर्दाश्त करने या टॉलरेट करने के मूड में थे नहीं। तो पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी उनको एक इस एक्ट में ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और हुई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि आपका कंपनी के जो भी मैटर वगैरह चल रहे हैं, आप जो भी यहां पे हरकतें वगैरह कर रहे हो, सबके ऊपर किसका सुप्रीम कंट्रोल आ गया, उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इस तरीके से आ गया कि आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में लड़के वगैरह इलेक्ट हो रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जिन लोगों को इलेक्ट किया जा रहा था वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार जो है इलेक्ट होकर आ रहे थे, और ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट वगैरह को जो है सारी चीजें रिपोर्ट करते थे। इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल आ गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कई बार इनको डायरेक्ट भी करती थी कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। इस तरीके से आपका जो सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी के जितने भी मसले चल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मैटर है उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के सारे मैटर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। यहां से अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गले के आसपास अपने हाथों को कसना शुरू कर दिया था और एक इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि तुम्हारा राज बहुत लंबा नहीं खींचने वाला, अंग्रेज हुकूमत एक ना एक दिन टेक ओवर करेगी और तुम्हें उखाड़ कर फेंक देगी। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। चलें आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 के पहले थोड़ा सा फिर से 1773 की बात करते हैं। 1773 का जो एक्ट था उसने आपका जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और जो पहला आपका गवर्नर जनरल बना वो कौन था, वेरेन हेस्टिंग्स साहब जो थे वो आपके पहले गवर्नर जनरल बने। हालांकि 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब जब इनको ये बताया गया कि बधाई हो भाई कॉर्नवालिस साहब, आपको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, तो इन्होंने इस पोस्ट को लेने के लिए या फिर इस पोस्ट को या इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए दो शर्तें लगा दी। इन्होंने ये बोला कि मैं ये अपॉइंटमेंट या फिर ये पोस्ट तभी लूंगा जब मेरी दो शर्तें पूरी की जाएंगी। पहली शर्त ये थी, इन्होंने बोला कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। हमको पता है कि एक आपका गवर्नर जनरल होता है जिसकी पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया था, और उसकी मदद के लिए 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई थी और इन 5 लोगों को जो है फैसले वगैरह लेने थे। अब इनका कहना यह था कि कुछ ऐसे केसेस वगैरह हैं, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें सपोज कर लीजिए कि काउंसिल का फैसला कुछ और है और मेरा निर्णय कुछ और है, मैं काउंसिल के फैसले से सहमत नहीं हूं, तो फिर मुझे काउंसिल के फैसले को ओवरराइड करने की इजाजत दी जाए। यानी कि ये कि काउंसिल को जो फैसला लेना लिया करे मगर मेरी चलनी चाहिए। मैंने अगर बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा जो काउंसिल चाहती है या फिर जो मैं चाहता हूं वैसा होगा, भली काउंसिल ना चाहे तो उस चीज को लागू करवाना पड़ेगा, मुझे काउंसिल के फैसलों को स्पेशल केसेस में ओवरराइड करने की पावर दी जाए। पहली शर्त तो इन्होंने ये लगाई। दूसरा इन्होंने ये बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ बनना है आर्मी का। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुझे आर्मी का कमांडर इन चीफ बनना है। अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तभी बनूंगा जब मुझे फौज का, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज वगैरह उसका कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। जब मेरी ये दो शर्तें पूरी करोगे तभी जो है मैं बंगाल के गवर्नर जनरल का चार्ज लूंगा, वरना मैं नहीं जाता, किसी और को लगा दो। अकॉर्डिंगली जब इन्होंने ये शर्त लगा दी लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने, तो फिर इनकी शर्तों को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया था और उसके तहत फिर ये दोनों प्रोविजंस वगैरह को लागू करवाया गया। और इसके बाद
हाथ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में 2 पावर आ गई। पहला तो ये कि जो भी बंदा आपका गवर्नर जनरल बनेगा वो बाय डिफॉल्ट आपका कमांडर इन चीफ हो जाएगा फोर्सेस वगैरह का। दूसरी चीज ये लागू करवा दी गई कि अब से आपका अगर गवर्नर जनरल चाहे, काउंसिल ने अगर कोई फैसला लिया और उसको मजा नहीं आ रहा उसमें, वो कुछ और करना चाहता है, तो फिर आप वो जो है अपना उस फैसले को पलट सकता है, वो काउंसिल के फैसले के खिलाफ जाकर अपने मन की कर सकता है और उसकी चलेगी। इन आपका जो काउंसिल वाले हैं, इन काउंसिल वाले लड़कों की नहीं चलेगी। ये जो शर्तें वगैरह हैं मानी गई और इन शर्तों को मनवा के कॉर्नवालिस साहब ने झुकाया सबको और 1786 का एक्ट वगैरह पास करवाया गया और उसके बाद फिर भाई आए और गवर्नर जनरल बन के फिर यहां पर रहे थे। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी शुरुआत करी, उसको पढ़ना शुरू किया और उसमें भी हम लोगों ने जो कंपनी का रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, उसमें उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने आपका जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स वगैरह पास हुए थे उसके बारे में बातचीत करिए। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें भी हम लोग कंपनी रूल को ही कंटिन्यू करेंगे और कंपनी रूल में कुछ चार्टर्स पास हुए थे, कुछ चार्टर एक्ट्स पास हुए थे जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। स्पेसिफिकली चार्टर एक्ट्स वगैरह को इकट्ठा करके पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पहले अभी तक जितने हमने एक्ट्स पढ़े हैं सब अपने आप में अलग अलग एक्ट्स हैं। 1786 का एक्ट अलग है, इसके पहले जो अपने आपका पिट्स इंडिया एक्ट देखा था 84 का, वो अपने आप में अलग है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका 73 का वो अलग है और अमेंडिंग एक्ट जो है 1781 का वो अलग है। ये अपने आप में ऐसा जो है अलग अलग एक्ट्स हैं, इनको अलग अलग परिस्थितियों में पास किया गया था, अलग अलग कंडीशंस के कारण पास किया गया था। चार्टर एक्ट मगर जो है उनको सक्सेशन में एक पर्टिकुलर नीति को ध्यान में, एक थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर जो है लगातार एक के बाद एक पास किया गया है, इसलिए उन सबको इकट्ठा कर एक नत्थी कर एक साथ कर पढ़ना जो है ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो चार्टर एक्ट्स वगैरह जो है उनको हम लोग डिटेल में एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे और वो डिस्कशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन का हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहां पर आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं सबकी तैयारी आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए जाएं, चाहे आप आरआरबी के लिए जाएं, इसके अलावा स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जितने भी एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं सबके लिए आपको यहां पर क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की आपके साथ में प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, आपसे किसी तरीके का कोई फीस, कोई चार्जेस हिडन और अदरवाइज कभी कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें, बढ़िया अपने एग्जामिनेशंस वगैरह क्रैक करें, अच्छे पदों पर पहुंचे और फाइनली ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा करियर बनाएं, पद और प्रतिष्ठा और सम्मान पाएं समाज में, बट साथ ही साथ देश की तरक्की और उन्नति में भी आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ें, जितना हो सके इसके बारे में उतना ज्यादा प्रचार प्रसार करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इससे जितना हो सके उतना ज्यादा लाभ उठाएं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तरक्की के पथ पर चलते चले जाएं। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू, जय हिंद।